हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक। सो आज आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट है। जनरली मैं एक वीडियो में एक ही कंपनी डिस्कस करता हूं, बट इस वीडियो में अपन डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री के बारे में सबसे पहले बात करेंगे और फिर उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे दो स्पेसिफिक कंपनीज, कृष्णा डायग्नोस्टिक्स और थायरोकेयर। और मैं वीडियो में आगे जाके बताऊंगा मुझे ये दोनों ही कंपनीज अच्छी क्यों नहीं लग रही है। तो स्टार्ट करते हैं डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री से। अब अगर अपन इसको एक बर्ड्स आई लेवल से देखते हैं तो ये इंडस्ट्री बहुत ही अच्छी लगती है। हाई आरओसी है, वेरी हाई एबिटा मार्जिन है, एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है। तो इस वजह से इंडस्ट्री ऊपर से बहुत अच्छी लगती है, बट अगर अपन डीपर डाइव करते हैं तो इस इंडस्ट्री में बहुत स्पेसिफिक इश्यूज है। पहली बात है, ये एक लो बैरियर एंट्री वाली इंडस्ट्री है, यानी कि कोई भी लैब स्टार्ट कर सकता है, उतना कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं है और ना ही बहुत ज्यादा केपेक्स हैवी है। दूसरा रीजन है, कोई स्पेसिफिक मोट नहीं है इंडस्ट्री में। तो अगर आप देखोगे पिछले 10 से 15 सालों से जो ये लिस्टेड ऑर्गेनाइज प्लेयर्स है, वो लोग लगे हुए हैं इंडस्ट्री को कंसोलिडेट करने में, बट अपना जो ये मार्केट शेयर है ये सिर्फ 17% पे ला पाए। बाकी का 83% अभी भी जो लोकल चेंज, रीजनल चेंज होती है वो, और हॉस्पिटल बेस्ड टेस्टिंग होता है। तो इससे एक चीज समझ आती है कि कंपनियां अपना कोई मोट नहीं बना पा रही है। इस वजह से उनका इतना एफर्ट करने के बाद भी मार्केट शेयर कंपेरेटिवली काफी कम है। फिर उसके बाद तीसरा रीजन आता है, कस्टमर स्टिकीनेस बहुत वीक है। तो जब भी अपने को टेस्टिंग करानी होती है, अपन स्पेसिफिकली डॉक्टर लाल या मेट्रोपोलिस पे नहीं जाते हैं। अपने को जो भी डॉक्टर रिकमेंड करता है या फिर उस डॉक्टर के आसपास जो लेबोरेटरी होती है, अपन वहीं पे टेस्ट करा लेते हैं। ऐसा कोई क्वालिटी या फिर कोई भी फैक्टर की वजह से स्पेसिफिक ब्रांड पे जाने का उतना कोई ट्रेंड नहीं है। तो इस वजह से कस्टमर स्टिकीनेस काफी वीक रहती है। फिर चौथा जो बात आती है वो आती है रिस्क, गवर्नमेंट या रेगुलेटरी रिस्क। अब बीच बीच में ऐसी गवर्नमेंट स्कीम्स लाती है जिसमें वो लोग फ्री गवर्नमेंट टेस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। तो इस ऑब्वियसली अगर फ्री में टेस्ट हो रहा है तो काफी सारे कस्टमर वहां पे जाएंगे, जिस वजह से जो प्राइवेट डायग्नोस्टिक प्लेयर्स है उनका मार्केट कम हो जाता है। और दूसरा रीजन है प्राइस कैपिंग, और वो सब रिस्क भी रहता है इस इंडस्ट्री में। ठीक है, अब एक और जो बात आती है वो आती है वैल्यूएशंस। तो अगर आप मेजर डायग्नोस्टिक कंपनीज का वैल्यूएशन देखोगे तो सारी ऑलमोस्ट 40 to 55 टाइम्स के बीच में ट्रेड करती है, जो ये काफी कंपेरेबल है हॉस्पिटल से। बट अगर आप यहीं पे हॉस्पिटल्स को देखोगे, मेरे प्रीवियस वीडियोस भी आप देख सकते हो या फिर जनरली आप खुद भी पढ़ सकते हो, हॉस्पिटल्स में भी काफी ज्यादा ग्रोथ आ रहा है। तो ये डायग्नोस्टिक्स कंपनीज उतना ज्यादा ग्रो नहीं कर रही है, उसके बावजूद भी ये सेम उसी प्रीमियम पे ट्रेड कर रही है। तो मतलब कि मार्केट बहुत ज्यादा प्राइसिंग कर रहा है, तो शायद उस वजह से अभी अपॉर्चुनिटी भी नहीं है डायग्नोस्टिक कंपनीज में। और एक और रीजन है डायग्नोस्टिक कंपनी को कम पसंद करने का, वो है कि इसमें कोई प्राइसिंग पावर नहीं है। तो अगर आप लेटेस्ट कॉन कॉल्स पढ़ोगे किसी भी डायग्नोस्टिक कंपनी का, मैंने डॉक्टर लाल, पेट्रोपोलिस पढ़ के देखा, वो दोनों और इनफैक्ट कृष्णा भी, वो सब एक कॉमन बात बोल रहे हैं कि दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग टू राइज प्राइसेस। तो इससे एक चीज समझ आती है कि अपने पास प्राइसिंग पावर नहीं है इस इंडस्ट्री में। जो भी ग्रोथ आती है 10-12% की, वो सारी वॉल्यूम बेस्ड आती है। तो इन सब वजह की वजह से डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री एज अ होल उतनी ल्यूक्रेटिव नहीं लगती है। बट इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि इस इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी इन्वेस्टेबल नहीं है। इट्स जस्ट इन्वेस्ट करने के लिए बार बहुत हाई रहेगा बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्री स्पेसिफिक लिमिटेशंस। अब इस वीडियो में मैं आपसे दो कंपनियां डिस्कस करूंगा, कृष्णा और थायरोकेयर, और फिर आगे वाले वीडियो सीरीज जो आएंगे डायग्नोस्टिक्स इंडस्ट्री में, उसमें मैं बाकी डायग्नोस्टिक्स कंपनीज कवर करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कृष्णा डायग्नोस्टिक्स से। चलो चलो करते हैं डीप डाइव। तो सबसे पहले समझते हैं कृष्णा डायग्नोस्टिक्स करती क्या है। तो ये एक डायग्नोस्टिक्स कंपनी है, रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी दोनों सेगमेंट्स में काम करती है। लेकिन इसका बिजनेस मॉडल बाकी सारी डायग्नोस्टिक्स कंपनी से काफी अलग है। तो अगर आप डॉक्टर लाल, मेट्रोपोलिस, विजय, ये सब को देखोगे, B2C कंपनीज है, यानी कि डायरेक्ट ये खुद का ब्रांड बना रखी है और डायरेक्टली कस्टमर्स को अपनी सर्विस देती है। बट कृष्णा का मॉडल है B2G, यानी कि बिजनेस टू गवर्नमेंट। तो ये कंपनी स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करती है। और उसके अलावा ये जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में अपने लैब स्टाफ ये सब को लोगों को लगा देती है। और फिर वहाँ पे लोग आके बहुत ही कम रेट में या फिर फ्री में फ्री में टेस्ट करवाते हैं और उसके बदले गवर्नमेंट इनको पे करती है। तो इनका मॉडल है B2G। अब आज के टाइम पे इस कंपनी के पास 190 से ज्यादा CT MRI मशीन है, 147 पैथोलॉजी लैब्स है, 4700 से ज्यादा पेशेंट कलेक्शन सेंटर्स है, यानी कि जहाँ पे आप लोग ब्लड टेस्ट या फिर यूरिन टेस्ट देखे आप लोग। फिर उसके अलावा ये लोग 18 स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज में अभी तक प्रेजेंट है। तो आप इससे समझ गए होंगे इनका जो कस्टमर सेगमेंट है, टारगेट कस्टमर सेगमेंट, वो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, रूरल एरियाज में, जहाँ पे लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे ज्यादा रिलाय करते हैं रादर देन प्राइवेट चेन्स पे। ठीक है,
ठीक है, तो कृष्णा की स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले दो चीजें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है, कंपनी खुद क्लेम करती है कि ये बाकी डायग्नोस्टिक चेन्स के कंपैरिजन में 70% कम रेट में डायग्नोस्टिक टेस्ट रन करती है। तो इससे एक चीज क्लियर है, इनका मोट मान लो या की फोकस मान लो, वो है चीप डायग्नोस्टिक सर्विसेज। इसी वजह से शायद इनका टारगेट कस्टमर भी रूरल कस्टमर होता है, रूरल या इकोनॉमिकली वीकर कस्टमर। दूसरी जो चीज है, ये अपने एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके एक रिटेल ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये ऑफकोर्स हायर मार्जिन बिजनेस होगा, बट अभी ये बहुत ही नेसेंट स्टेज पे और इनके रेवेन्यू का बहुत ही कम परसेंटेज कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, अब आते हैं शेयर प्राइस परफॉर्मेंस पे, यानी कि अभी तक इस कंपनी के शेयर प्राइस ने कैसा परफॉर्म किया है। तो अगर आप इसका पिछले 1.5-2 साल का चार्ट देखोगे, इन्होंने काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है। बाकी सारे डायग्नोस्टिक्स कंपनी से कंपेयर करोगे तो भी इन्होंने बहुत कम, मतलब बहुत ही ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है। तो अगर आप इसका शेयर प्राइस देखोगे, 1.5 साल पहले इट वॉज क्लोज टू 900, अब इस कंपनी का शेयर प्राइस क्लोज टू 500-550 है, यानी कि आराम से 40% का करेक्शन आया है। अब ये देखते हैं, ऑफकोर्स एक चीज जो इन्वेस्टर्स को ल्यूक्रेट करती है वो है कि इनका जो वैल्यूएशन है वो काफी चीप दिख रहे हैं। तो क्या एक चीप कंपनी को जस्ट अपने को बाय कर लेना चाहिए? वेल ऑफकोर्स आप एज इन्वेस्टर जानते हैं कि कोई स्टॉक चीप होता है तो उसके पीछे एक रीजन होता है। तो अपन समझते हैं इनके शेयर प्राइस ने अंडर परफॉर्म क्यों किया है। फिर उसके 3-4 रीजन है। तो मैंने इनका लेटेस्ट ट्रांसक्रिप्ट पढ़ा और बाकी प्रेजेंटेशंस वगैरह भी देखी। तो जो चीजें निकल के आती है वो है, पहला जो इनका कोर बिजनेस है, जो कि B2G गवर्नमेंट बिजनेस है, वो एक्चुअली डिक्लाइनिंग है। तो जो अभी इन्होंने अपना लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट रिपोर्ट किया, उसमें लो सिंगल डिजिट का ग्रोथ था। बट अगर आप उसमें ये जो इनका नया रिटेल बिजनेस है इसका ग्रोथ हटा देते हो, तो इनका जो एक्चुअल कोर बिजनेस है, जो 90% ऑफ रेवेन्यू है, वो एक्चुअली 2% डिक्लाइन हुआ है। यानी कि इनका जो कोर बिजनेस है उसमें डिक्लाइन आ रहा है। और एक और चीज है, अभी इनका एक राजस्थान वाला P2P प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके बाद इनका कोई भी प्रोजेक्ट लाइंड अप नहीं है। और आप मैनेजमेंट से अगर पूछोगे तो वो ये बोलेंगे, वी विल टेल यू समथिंग इन द नेक्स्ट क्वार्टर्स। तो क्लियरली उसमें ग्रोथ स्टोरी नहीं दिख रही है। दूसरा रीजन आता है, गाइडेंस मिस बार बार हो रहे हैं। तो जो भी कंपनी होती है वो अपना मैनेजमेंट गाइडेंस देता है, इस कंपनी के केस में वो लगातार मिस हो रहा है। इसका एक जो अभी रिसेंट एग्जाम्पल है जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। सो जब इनका ये राजस्थान वाला प्रोजेक्ट आने वाला था तो इन्होंने क्लोज टू 250 करोड़ या 300 करोड़ का गाइडेंस दिया था। बट अभी जस्ट लॉन्च होने वाला है तो इन्होंने बोला 150 करोड़ तक का बिजनेस के लिए हम होपफुल है, यानी कि ऑलमोस्ट 50% इन्होंने अपना गाइडेंस कट कर दिया है। तीसरी बात जो निकल के आती है, अभी इन्होंने रिकॉर्ड प्रॉफिट रिपोर्ट किया और मैनेजमेंट ने अपने कॉन कॉल में बाकी काफी ज्यादा हाईलाइट किया। बट अगर आप उसको डीप डाइव करके देखोगे, वो वन टाइम इवेंट की वजह से था और कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव नहीं हुई है। तो ये एक और पॉइंट है जो अपने को नजर में रखना चाहिए। चौथा है, लीडरशिप में बार बार मूवमेंट हो रहा है। इन कंपनी की जो लीडरशिप है उन्होंने काफी ज्यादा मूव किया है। CFO ने रिसेंटली रिजाइन किया है और इस वजह से भी आपको ये थोड़ा रेड फ्लैग की ऐसे देखना चाहिए। ठीक है, तो फाइनल कंक्लूड कर लेते हैं। तो कृष्णा डायग्नोस्टिक्स चीप जरूर दिखता है, बट ये चीप फॉर अ रीजन वाली स्टोरी लग रही है। तो अभी जो इनका रिटेल बिजनेस है उसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा दिख रहा है, बट अभी तक वो प्रूवन पोटेंशियल नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने बताया, डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव है। तो भले ही इन्होंने अपना रिटेल बिजनेस चालू कर लिया है, बट क्या ये उसको स्केल कर पाएंगे, मीनिंगफुल बना पाएंगे, वो अभी देखना पड़ेगा। दूसरा, मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है वो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं देता है। जैसे कि मैंने बताया, ये लोग गाइडेंस कट कर देते हैं और अपने गाइडेंस भी मिस करते हैं बार बार। तो वो उस वजह से अपने को मैनेजमेंट जो गाइड कर रहा है उस पर भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो मेरे हिसाब से जो है, अपने को इसको स्टॉक को अपने को वेट एंड वॉच करना चाहिए। 2-3 चीजें हैं जिन पे अपनी नजर होनी चाहिए। पहला है, इनका PPP जो कॉन्ट्रैक्ट है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला बिजनेस है, क्या वो स्टेबलाइज होता है? क्या उसमें नए कॉन्ट्रैक्ट विन्स आते हैं? क्या वो वापस ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे जाता है या फिर वो गिरता रहता है? दूसरा है, इनका रिटेल बिजनेस कैसे स्केल अप करता है। अब अगर वो, जैसे कि मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि अगले 2-3 साल में 25% ऑफ टोटल रेवेन्यू हो जाएगा, अगर वो हो जाता है तो सच में ये स्टोरी चीप है। बट अपने को 2-3 क्वार्टर्स में देखना पड़ेगा क्या वो सच में ऐसे ग्रो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तीसरी चीज जो आती है, अपने मैनेजमेंट ने जो नए टारगेट्स दिए क्या वो अचीव कर पाते हैं या फिर गाइडेंस मिस का सीजन चलता ही रहता है। ठीक है, तो इस वजह से ऑल्दो मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ और ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, बट मैं अभी मेरे पोर्टफोलियो में इस स्टॉक को वेट एंड वॉच लिस्ट में डाल के रख रहा हूँ। तो अब आते हैं थायरोकेयर पे। थायरोकेयर सब स्टार्ट करते हैं थायरोकेयर के बिजनेस मॉडल से। सो थायरोकेयर इंडिया की सबसे एसेट लाइट डायग्नोस्टिक्स कंपनी में से एक है, जिनका बिजनेस मॉडल है सेंट्रलाइज्ड लैब्स होते हैं और फिर वहां पे कलेक्शन सेंटर्स से पेशेंट के सैंपल्स आते हैं टेस्टिंग के लिए। तो ये मॉडल बहुत ही कैपिटल एफिशिएंट रहता है, क्योंकि इन लोगों का मॉडल कैसा रहता है कि छोटे छोटे कलेक्शन सेंटर्स होते हैं, वहां से
पेशेंट के सैंपल कलेक्ट होकर एक सेंट्रलाइज लैब में जाते हैं, वहां पे जाके टेस्टिंग होती है। इससे कॉस्ट एफिशिएंसी और कैपिटल एफिशिएंसी बहुत ज्यादा आती है। इसके अलावा ये कंपनी B2B मॉडल में भी ऑपरेट करती है, यानी कि बहुत सारे ऐसे छोटे कंपनीज होते हैं जो खुद के लैब्स नहीं खोलते हैं, बस कलेक्ट करते हैं खुद के और फिर थायरोकेयर से प्रोसेस करवाते हैं। तो ये भी इनका एक वन ऑफ द सेगमेंट्स है। अब आते हैं रीसेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे। तो अगर आप इनकी रीसेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखोगे, काफी ही इंप्रेसिव परफॉर्मेंस रही है। इनका रेवेन्यू ग्रोथ रहा है क्लोज टू 20%, 829 करोड़ तक पहुंच गया है। फिर उसके बाद इनका जो पैट ग्रोथ है वो रहा है 128% ईयर ऑन ईयर। उसके अलावा इनका ग्रॉस मार्जिन 75% है, विच इज जेन्युइनली वेरी इंप्रेसिव। और फिर उसके बाद इन्होंने पिछले पूरे साल में 21 करोड़ से ज्यादा टेस्ट प्रोसेस किए। तो इससे आपको समझ में आता है कंपनी के पास स्केल भी है। अब अगर आप सिर्फ ये नंबर्स देखोगे तो ये एक बेस्ट इन क्लास बिजनेस लगता है, बट इसी अब जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ उसी सेम रीजन की वजह से अपने को स्क्रीनर के आगे जाके भी डीप डाइव करना रहता है। तो इस बिजनेस में प्रॉब्लम है प्रमोटर प्लेज। ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं प्रमोटर प्लेज। तो जो थायरोकेयर के प्रमोटर है वो है डॉकॉन टेक्नोलॉजीज, जो एपीआई होल्डिंग्स की सब्सिडरी है। और एपीआई होल्डिंग्स है फार्मेसी की पेरेंट कंपनी। ठीक है, फार्मेसी का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, डॉकॉन ने अपनी पूरी जो 61% होल्डिंग है थायरोकेयर में वो पूरा प्लेज कर रखा है और एक लोन के अगेंस्ट। तो मैं आपको बेसिक्स पे जाके समझाता हूँ कैसे वर्क कर रहा है। सो फार्मेसी को फाइनेंशियल ट्रबल्स हो रहे थे, इस वजह से उनको लोन लेना था। अब उनको ऐसे तो कोई लोन देता नहीं, कोलेट्रल रखना पड़ता। तो डॉकॉन टेक्नोलॉजीज ने फार्मेसी को लोन दिलवाने के लिए थायरोकेयर के सारे शेयर्स प्लेज पे रख दिए हैं। अब इसको इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी में एक बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग माना जाता है। वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि अब इन्होंने उन शेयर्स को कोलेट्रल पे रख रखा है। अब अगर फार्मेसी अपना लोन पे नहीं कर पाता है तो बैंक्स क्या करेंगे, इन शेयर्स को सेल कर देंगे। अब अगर वो इतनी बड़ी क्वांटिटी में शेयर्स को सेल करेंगे तो ऑफकोर्स थायरोकेयर का शेयर प्राइस बहुत ज्यादा गिर सकता है। तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स है अपने जैसे, ऑल्दो अपन ने एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, बट बिकॉज उसके प्रमोटर के फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से उन्होंने कोलेट्रल पे रख रखा है, वो शेयर कभी भी सेल हो सकता है और उसकी वजह से शेयर प्राइस में बहुत ज्यादा इंपैक्ट आ सकता है। तो जो ये मैं प्लेज के रिस्क की बात कर रहा हूँ, ये कोई हाइपोथेटिकल स्टोरी नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाके 2019 में ले जाके एक रियल स्टोरी बताता हूँ जी एंटरटेनमेंट की। सो जो जी एंटरटेनमेंट थे उनके प्रमोटर थे एसएल ग्रुप, जो सुभाष चंद्र की कंपनी थी। अब इन्होंने अपने 59% से ज्यादा शेयर्स को प्लेज पे रख रखा था। अब जनवरी 2019 में न्यूज आई एसएल ग्रुप के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केस की। अब ऑफकोर्स जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे वो बहुत ज्यादा पैनिक में करके शेयर सेल करने लगे, उस वजह से शेयर प्राइस गिरने लग गया। तो अब जो बैंक्स थे जिनके पास ये शेयर्स प्लेज पे रखे थे उनको भी अपना कोलेटरल प्रोटेक्ट करना था, तो उन्होंने भी फोर्स सेल करना चालू कर दिया। इस वजह से एक दिन में ये स्टॉक 30-35% करेक्ट हो गया। और इतना ही नहीं, कंपनी का टोटल 14,000 करोड़ का मार्केट कैप एरोड हो गया। और उसके अलावा साल एंड होते होते 50% करेक्शन आ गया स्टॉक में बिकॉज ऑफ दिस प्लेज रिस्क। तो अब इससे अपने को ये समझ में आता है कि जो ये प्लेज रिस्क है ये जेन्युइनली बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप देखोगे जी एंटरटेनमेंट एक अच्छी कंपनी थी, बट बिकॉज ऑफ दिस कोलेटरल इशू उनके स्टॉक में इतना ज्यादा करेक्शन आया और ये सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है रिटेल इन्वेस्टर्स को। तो इस वजह से अपने इस प्लेज रिस्क की वजह से ऑल्दो मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, बट एज अ इन्वेस्टर माई सेल्फ आई वुड स्टे अवे फ्रॉम अ कंपनी लाइक दिस। तो अब इस थायरोकेयर की स्टोरी को कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन सिंपल है, थायरोकेयर जेन्युइनली एक बहुत अच्छा ऑपरेटिंग बिजनेस मॉडल है और काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हाई मार्जिन है, हेल्दी ग्रोथ है, प्रूवन एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है। लेकिन प्रमोटर प्लेज की वजह से एक मीनिंगफुली रिस्क आ जाता है इस कंपनी में और उस वजह से अपन इस स्टॉक को अवॉइड कर रहे हैं। ये कोई बिजनेस क्वालिटी का इशू नहीं है, ओनरशिप रिस्क का इशू है। और जैसे कि हमने जी एंटरटेनमेंट की स्टोरी में देखा, वो रिस्क कभी भी मटेरियलाइज हो सकता है बिना किसी वार्निंग के। तो इस वजह से हमारा व्यू इस स्टॉक पे अभी के लिए अवॉइड है। बट क्या चीज अपना ये व्यू चेंज कर सकती है? वेल, अगर डॉकॉन या फिर एपीआई होल्डिंग्स जो है मीनिंगफुली अपना लेवरेज कम कर लेते हैं, या सॉरी प्लेज कम कर लेते हैं, अगर उनका लेवरेज कम हो जाता है उस वजह से वो अपना प्लेज कम कर लेता है, तो फिर अपन इस स्टोरी को वापस देख सकते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स ये बिजनेस काफी स्ट्रॉन्ग है। अब मैं यहाँ पे वापस से क्लैरिफाई कर देता हूँ, मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ और ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। मैं बस अपना रिसर्च प्रोसेस आप लोगों से शेयर कर रहा था और अपनी फाइंडिंग्स आप लोगों से शेयर कर रहा था। आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ के ही अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेना।